जय हिंद मित्रों, मैं रजत आपका स्टडी IQCS में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम स्टैटिक जीके के टॉपिक में बात करने वाले हैं भारत में जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। तो इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और कौन सा अधिनियम लागू हुआ जिससे ये बने, किसने इसको इन क्षेत्रों को बनाया और भारत में कितने हैं। बाय मैप हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और ये वीडियो खत्म होते होते आपके वनडे एग्जाम्स में कम से कम 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि लगभग एक ना एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। चलिए तो फिर डेप्थ में हम इसका अध्ययन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र क्या है। उससे पहले एक क्वेश्चन है सबके दिमाग में आता है कि भैया हमने देखा कि हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान पढ़े हमने ये तुम्हारे क्षेत्र होते हैं, अभ्यारण्य पढ़े, उनके बाद हमें जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले की बात यह है कि जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम जितना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, उतने ज़्यादा जंगलों को काट रहे हैं, प्राकृतिक आवास को नष्ट कर रहे हैं, जीवों के प्राकृतिक आवास को, तो हमें जीवों के लिए प्राकृतिक आवास देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही क्षेत्र उनको प्रदान करने के लिए हम जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र का मानव ने निर्माण किया। ठीक है, सिंपल सी चीज़ों में मैंने इसको बताया। ये क्या करता है, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र क्या है, ये प्राकृतिक आवास और मानवीय आवास के बीच में कड़ी का कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र क्या है। तो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र विशेष प्राकृतिक भाग है जो स्थलीय अथवा समुद्री या तटीय या संयुक्त पारिस्थितिक तंत्रों से मिलकर बने होते हैं, जो जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं और विकास और प्राकृतिक संरक्षण, देखो एक साथ साथ विकास भी हो रहा है, प्राकृतिक का संरक्षण भी करना है, के मध्य संघर्ष को न्यूनतम करते हैं। मतलब जो एक दूसरे का हनन करने को रोकते हैं, विकास भी हो रहा है भैया, उसका भी हनन नहीं हो रहा है, प्राकृतिक का संरक्षण भी हो रहा है, उसका भी हनन नहीं हो रहा है। ये कौन रोकते हैं, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है। इसे सर्वप्रथम यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद, इसको क्या ICC शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इसने कब पेश किया था, द्वारा 1957 में, नवंबर 1957 में इसको पेश किया गया था, इस विचारधारा को। ठीक है, तो थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में इसमें देख लेते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, 4 नवंबर 1945 में। और भारत इसका मेंबर कब बना था, भारत इसका मेंबर बना था 1946 में। और देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है हमें पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में बता दिया। आगे बात करते हैं कि जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के लिए भैया इसमें कुछ मानक भी होंगे कि कौन से क्षेत्र को जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र हम घोषित कर सकते हैं। तो देखो इसमें कौन कौन से मानक हैं। स्थल को अवश्यतः संरक्षित और महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरक्षण का न्यूनतम अशांत कोर क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, पहला मानक ये है। कोर क्षेत्र को पारिस्थितिक तंत्र के सभी पोषक स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाली जीवित प्राणियों के संघर्षशील बने रहने के लिए पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। देखो सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र देखते हैं, उससे पहले देखते हैं कि पारिस्थितिकी क्या होती है। तो पारिस्थितिकी क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। देखिए पारिस्थितिकी में क्या होता है, जीव विज्ञान, ये जीव है, उसके आसपास का वातावरण है, तो इन सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी में। ठीक है, फिर पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, तो एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी जो अपने जैविक या अजैविक पर्यावरण के साथ अंतर्गत क्रिया कर, ठीक है, एक संपूर्ण इकाई बनाते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, वह खाक जाल टाइप से ऐसे बना लेते हैं, वह एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, खाक जाल क्या करते हैं, खाक जाल में होता है ये ऊर्जा का प्रवाह, एक दूसरे को दर्शाते हैं, एक दूसरे को खाते हैं और अपना काम एक दूसरे के पोषक तत्व बनकर चलाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, खाक जाल बोल सकते हैं, और इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोल सकते हैं। जीवित जीव अपने स्थानीय परिवेश में हर दूसरे तत्व को प्रभावित करता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोल देते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र के सभी पोषक स्तर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव एक दूसरे को भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के लगभग भोजन ही होते हैं। तो पोषक जो स्तर होता है, तो वहाँ पर एक जीव दूसरे को पोषण दे रहा है, तो वहाँ पर पोषक स्तर एक दूसरे के बन जाते हैं। ठीक है, का प्रतिनिधित्व करने वाली जीवित प्राणियों के संघर्षशील बने रहने के लिए पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। मतलब वो इतना बड़ा होना चाहिए कि पारिस्थितिक तंत्र को पूरा वहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र बन जाए। कहने का मतलब ये है कि जीव का भोजन और वह जिस जीव का भोजन बनने वाला है वो दोनों उस जगह में उपस्थित हों। ठीक है, कोर क्षेत्र में। और ये क्या है, इस संरक्षण के लिए मानक है।
और तीसरा संरक्षण के लिए मानक क्या है? प्रबंधन प्राधिकरणों को स्थानीय समुदाय के साथ संघर्ष को संभालने, ठीक है, स्थानीय समुदाय के साथ संघर्ष को संभालने और बने रहने के दौरान जैव विविधता संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ने के लिए स्थानीय समुदाय के ज्ञान और अनुभव के लाभों को सुनिश्चित करना होगा। कहने का मतलब ये है, जो स्थानीय समुदाय है, जैसा कि हम आदिवासी लोगों को देखते हैं इस रूप में, तो उनको प्रशिक्षित भी करना होता है आदिवासी समुदाय को कि भैया अगर हम यहाँ पर जैव संरक्षण क्षेत्र बना रहे हैं तो आपको पहले प्रशिक्षित करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पर बना रहे हैं, आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, कैसे कैसे आपको जीवन यापन करना है, और अगर विस्थापित करना पड़े तो उनको विस्थापित भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो और चौथी जो आपकी मानक है, चौथा मानक है, वो पर्यावरण के सद्भावना प्रयोग के लिए पारंपरिक जनजातियों और ग्रामीण जीवन शैली का संरक्षण महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम किसको क्या, ग्रामीण जीवन शैली और पारंपरिक जनजातियों का संरक्षण हम इसमें इनको प्रदान करेंगे, ठीक है, मानक होना चाहिए। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र की संरचना के बारे में बात करें तो कैसे बनता है, इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें देखो 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र? कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। तो एक एक करके तीनों क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तो कोर क्षेत्र की बात करें तो यह क्षेत्र जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र का सबसे अहम भाग होता है। कोर में कई प्रकार के स्थानीय पौधों और जानवरों की सबसे अधिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पाई जाती है? कोर क्षेत्र में पाई जाती है। अधिकांशतः कोर वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्य की भांति कानूनी रूप से संरक्षित होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 क्या है। तो ठीक है, ये लाया क्यों गया था? ये इसलिए लाया गया था कि वन्यजीवों का जो अवैध शिकार, उनका मांस और खाल निकाल का जो व्यापार हो रहा था ना, उसको रोकने के लिए लाया गया था। और इसमें एक संशोधन भी किया गया था। कब किया गया था? 2003 में, जिसमें इसका नाम क्या बदल दिया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 कर दिया गया था, ठीक है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम से क्या कर दिया गया था? सुरक्षा अधिनियम से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 कर दिया गया था, ठीक है। और ये संशोधन कब लाया गया था? 2003 में लाया गया था। अब बात करते हैं पारिस्थितिक विविधता और वन्य जीव को प्रभावित किए बिना कुछ सीमा तक प्रबंधन और अनुसंधान क्रियाकलापों की अनुमति भी इसमें दी जाती है कोर क्षेत्र में। कोर क्षेत्र में चरना, मानव अधिवास जैसे क्रियाकलापों की जगह नहीं है। यह मानव अतिक्रमण से सदैव मुक्त रहता है, ठीक है। मतलब कोर क्षेत्र में मानव की गतिविधि अलाउ ही नहीं करी गई है। और फिर बात करें बफर क्षेत्र की, तो बफर क्षेत्र को चारों तरफ से घिरा होता है। बफर क्षेत्र कोर क्षेत्र को चारों तरफ से घिरा होता है, ठीक है। ये हो गया कोर क्षेत्र, ये हो गया बफर क्षेत्र, ठीक है। कोर, ये हो गया बफर, ये चारों ओर से कोर क्षेत्र को घेरे होता है बफर क्षेत्र। यह कोर भाग के लिए कंबल के समान कार्य करता है, ठीक है। बफर क्षेत्र में पारिस्थितिक विविधता को प्रभावित किए बिना सख्त नियमों के अंतर्गत कुछ क्रियाकलापों, जैसे कौन कौन से क्रियाकलाप, जैसे चरना, मछली मारना, अनुसंधान, पर्यटन की अनुमति इसमें दे दी जाती है बफर क्षेत्र में, ठीक है। और बात करते हैं संक्रमण क्षेत्र, तो यह सबसे जैव मंडल क्षेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। ये क्रोध क्षेत्र हो गया, ये बफर क्षेत्र हो गया, और ये क्या हो गया? संक्रमण क्षेत्र, ठीक है। ये संक्रमण क्षेत्र, ये बफर क्षेत्र, ये क्रोध क्षेत्र। तो सबसे बाहरी भाग कौन सा है? संक्रमण क्षेत्र। तो संक्रमण क्षेत्र जैव मंडल का सबसे बाहरी भाग होता है। इस क्षेत्र में जानवरों और पौधों की न्यूनतम विविधता पाई जाती है। यह मानव प्राकृतिक सह उपस्थिति का उदाहरण है। इस क्षेत्र में मानव अधिवास, कृषि, ये सब वन इत्यादि इसमें कार्य होते हैं। मतलब मानव को पूर्णता छूट इसमें दे दी जाती है। और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के कार्य देख लेते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में कुल 18 ज्ञात जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। कहाँ पर? भारत में, ठीक है। भारत में जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों की सूची अपन एक एक करके हम बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं बायोमैप कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से जैव मंडल संरक्षित उपस्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में हमें कौन सा जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र देखने को मिलता है? हमें कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलता है। फिर बात करें उत्तराखंड में, उत्तराखंड में हमें कौन सा देखने को मिलता है? नंदा देवी देखने को मिलता है। सिक्किम में हम बात करें तो कौन सा देखने को मिलता है? कंचनजंगा हमें देखने को मिलता है सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो कौन सा देखने को मिलता है? हमें दिबांग दिबांग देखने को मिलता है। अब हम बात करें असम की, तो असम में हमें 2 देखने को मिलता है, एक मानस देखने को मिलता है, एक डिब्रू सैलकोवा देखने को मिलता है, ठीक है। और बात करें मेघालय में नॉकरिक देखने को मिलता है। बात करें पश्चिम बंगाल में तो सुंदरबन देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें उड़ीसा में तो सिमलीपाल देखने को मिलता है। अचनकमार हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बॉर्डर में पचमढ़ी है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। पन्ना भी हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कच्छ हमें गुजरात में देखने को मिलता है। अब नीचे बात करें, नीचे हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहले बात करें आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में हमें सच्चा चालम देखने को मिलता है, ठीक है।
सहसा चालाम देखने को मिलता है। अंडमान निकोबार में हमें क्या देखने को मिलता है, ग्रेट निकोबार देखने को मिलता है। और आपके केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में हमें नीलगिरी देखने को मिलता है। गल्फ ऑफ मन्नार हमें तमिलनाडु को देखने को मिलता है। अगस्त मलाई हमें कहाँ देखने को मिलता है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में थोड़े से नीचे साइड देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारे हमने क्या देखे, ये सारे हमने देखे बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक क्षेत्र को हम देखते हैं। तो नीलगिरी जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र। ठीक है, तो नीलगिरी के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो सन 1986 में घोषित भारत का प्रथम जैव मंडल क्षेत्र है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारत का प्रथम जैव मंडल क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी जैव मंडल क्षेत्र, ये चीज़ आपको याद रखना है। यह कहाँ कहाँ फैला हुआ है, यह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, नीचे साइड आपको देखने को मिल जाए तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। अब बात करते हैं दूसरे, तो नंदा देवी यह उत्तराखंड में स्थित है। नौकरेक जो हमने अभी देखा था, यह जैवमंडल क्षेत्र मेघालय राज्य की गारो पहाड़ियों में स्थित है। ग्रेट निकोबार की बात करें तो यह भारत में एकमात्र जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है जो पूर्ण संघ शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में स्थित है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, यह तमिलनाडु राज्य में भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी के भारतीय हिस्से में स्थित है। मानस जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो यह तमिलनाडु मानस, यह असम के कोरोझाट, बरपेटा, नलबरी जिलों के हिस्से में फैला हुआ है मानस जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, सुंदरबन संरक्षण क्षेत्र की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर स्थित है। सिमलीपाल की बात करें तो यह उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। डिब्रू साईखोवा की बात करें तो यह असम के डिब्रूगढ़ और तिनुसुकिया जिले में फैला हुआ है। देहांग दिबांग की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश के राज्य में सियांग और दिबांग घाटी हिस्सों में फैला हुआ है। पचमढ़ी तो मध्य प्रदेश राज्य में भारत के मध्य में स्थित है। कंचनजंगा की बात करें तो यह सिक्किम राज्य का भाग है और यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में एकमात्र मिश्रित विरासत स्थल है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा कंचनजंगा के बारे में। अगस्तमलाई की बात करें तो यह केरल के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। नयप्पर पेरियार सेंड्योरन वन्यजीव अभ्यारण्य इस जीवमंडल के भाग हैं। ठीक है, ये कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो ये कौन से राज्य में स्थित हैं, केरल में। कौन सा, नयप्पर पेरियार और सेंड्योरन वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र की सूची के बारे में बात करें तो आगे देखेंगे हम। आगे बात करते हैं अचनकमार, यह अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी, अनूपपुर और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में फैला हुआ है। कच्छ की बात करें तो यह गुजरात के मरुस्थल क्षेत्र में स्थित है। कच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य, कच्छ जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र। ठीक है, अब बात करें शीत मरुस्थल, तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल, सरचू एवं किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य जैव मंडल क्षेत्र इस जैव मंडल क्षेत्र के भाग हैं। ठीक है, सैचलाम पहाड़ियाँ, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पन्ना जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र, यह 2011 में जोड़ा गया नवी जैव मंडल क्षेत्र है। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत के 18 जैव मंडल संरक्षण क्षेत्रों में से 11 जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में विश्व जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र नेटवर्क के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो यूनेस्को ने एक कार्यक्रम चलाया था, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम। उसमें क्या करा था कि इसने जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, ठीक है, उनको शामिल किया था और उनमें दर्जा दिया था। ठीक है, उनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी थी। तो वह मान्यता कितने जैव मंडल क्षेत्र को प्राप्त है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व को प्राप्त है, तो भारत के जो 18 हैं, 18 में से 11 को वो चीज़ प्राप्त है। तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम देखते हैं क्या कार्यक्रम था। तो यह कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 1971 में हुई थी। यह एक अंतर सरकारीय वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य प्रकृति और मानव के मध्य संबंध सुधारने के लिए एक वैज्ञानिक आधार तैयार करना है। विश्व के जैव मंडल नेटवर्क में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सरकार द्वारा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद MAB कार्यक्रम समिति मानक पूरा करने वाले जैव मंडलों की पहचान करता है। मतलब जो इन्हें मानक तैयार किए हैं उनकी टीम वहाँ जाएगी क्षेत्र में, वह मानक देखेगी। अगर मानक उनको वैसे मानक प्राप्त हुए तो उसके आधार पर यह उनको शामिल करता है। ठीक है, विश्व के जैव मंडल नेटवर्क क्षेत्र में अभी मैन एंड बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम के विश्व के जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क WNBR में 120 देशों के कितने 669 स्थल शामिल हैं। ठीक है, 669। इनमें से 10 जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र भारत से हैं। कितने, 10। हम देखते हैं, सॉरी इसमें 10 लिखा हुआ है, इसमें 11
11 शामिल हैं, 11वां भी हुआ है, ठीक है, 2018 में जोड़ा गया है। बात करते हैं तो एमईवी कार्यक्रम में कौन कौन से जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र भारत से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो 2000 में ही भारत की ओर से सूची में शामिल सबसे प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। मन्नार की खाड़ी इसमें जुड़ा हुआ है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जुड़ा हुआ है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जुड़ा हुआ है, नौकरिक बायोस्फीयर रिजर्व जुड़ा हुआ है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जुड़ा हुआ है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जुड़ा हुआ है, चनकमार बायोस्फीयर रिजर्व जुड़ा हुआ है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जुड़ा हुआ है। अगस्त मलाई 2016 में भारत की ओर से सूची में नवीन प्रवेश था। और लास्ट में अभी अभी जोड़ा गया कौन सा, कंचनजंगा, कब जोड़ा गया, 2018 में जोड़ा गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है। आशा करता हूँ आपको इस लेक्चर में कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।